दोस्तों स्टे विद वड़ाइश में शामदीद। मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइश और आज हम बात करेंगे बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों आजकल पैसों को महफूज करने का सबसे आम तरीका बैंकिंग सिस्टम है। हम सब लोग अपने पैसों को बैंक्स में रखते हैं और बैंक्स हमें उन पैसों पर मज़ीद इंटरेस्ट भी देते हैं, मज़ीद हमें पैसे भी देते हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि बैंक सूद पैसे कैसे कमाते हैं? आज हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जरा गहराई में जाएं और सोचें कि बैंक आपके पैसे से करते क्या हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि बैंक ने आपसे पैसे लिए और एक लॉकर में रख दिए और वो पैसे महफूज हो गए। लेकिन हकीकत में बैंक्स आपके पैसों को इस्तेमाल करते हैं दूसरों को लोन देने के लिए, और उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट बैंक वसूल करते हैं उससे उनकी कमाई होती है। चलिए हम एक सादा सी मिसाल से ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एक बैंक हो, उसमें सिर्फ एक ही कस्टमर हो और वो आप हो। आप इस बैंक को 100 रुपये डिपॉजिट कराते हैं और ये बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि आजकल आम तौर पर देखने को मिलता है बैंक्स में। तो आपके 100 रुपये बैंक के पास चले गए। अब बैंक इस 100 रुपये को किसी दूसरे आदमी को लोन पर देता है, क्योंकि उस दूसरे आदमी ने अपना घर खरीदना है, जिसकी वजह से उसने लोन लिया बैंक से। बैंक उस दूसरे आदमी से 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो इस तरह ये 100 रुपये बैंक के उस दूसरे आदमी के पास चले जाते हैं। अब जब वो दूसरा आदमी बैंक को 108 रुपये वापस देगा, बैंक आपको 104 रुपये वापस देगा और यहाँ पर 4 रुपये का प्रॉफिट बैंक को मिलेगा। बेसिकली इसी तरीके से काम करता है ये। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है, तब क्या होगा जब बैंक ने 100 रुपये उस दूसरे आदमी को लोन पर दिए हुए हैं, लेकिन उसके लोन वापस करने की तारीख अभी तक आई नहीं, लेकिन आपको अर्जेंटली अपने 100 रुपये वापस निकालने हैं। ये 100 रुपये तो बैंक के पास है ही नहीं, वो वहाँ पर दिए जा चुके हैं, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से वो दूसरा आदमी मुकर्रर तारीख पर लोन वापस पे नहीं कर पाता, तो आपके पैसे तो फिर गए। ऐसी सूरत हाल सही मानों में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है बैंक के लिए। ओबियसली किसी बैंक में एक डिपॉजिटर और एक लोन लेने वाला तो होता नहीं, कई सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हर एक बैंक ज़्यादातर अपने पैसे को अपने पास जमा करके नहीं रखता, बल्कि उसे लोन में दे देता है लोगों को। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में एक रूल रखा गया है कि जितना भी पैसा जमा कराया है एक डिपॉजिटर ने, उसका कम से कम 5% पैसा बैंक को अपने पास कैश रिजर्व में रखना पड़ता है। इस चीज़ को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। और स्टेट बैंक सारे बैंकों का बॉस होता है और यही डिसाइड करता है कि कैश रिजर्व रेशो कितनी होनी चाहिए। ये वक्त के साथ बदलती रहती है। कुछ टाइम पहले ये 3.5% के राउंड थी, आज के दिन ये 5% पर चली गई। उसके अलावा एक और चीज़ होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आजकल ये रेशो 15% पर चल रही है। ये वो रेशो है जो स्टेट बैंक बाकी बैंकों से कहता है कि कम से कम इतना डिपॉजिट किया हुआ पैसा तुम्हें वहां पर डिपॉजिट करके रिजर्व रखना पड़ेगा, जहां पर हम कहेंगे कुछ जगह जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर गोल्ड रिजर्व्स हो गई, या फिर सिक्योरिटीज हो गई, या फिर पीएसओ में इन्वेस्ट करना हो गया। बैंकों के लिए आज के दिन अगर आप 15+5% यानी 20% पैसे को भूल जाओ, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है 80% सारे डिपॉजिट से बैंक उसका इस्तेमाल कर सकता है दूसरे लोगों को लोन देने में और अपने लिए प्रॉफिट कमाने में। इस लोन के इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है। अब आप पूछोगे कि ये ज़्यादा बड़ी रेशो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पैसा हमने डिपॉजिट कर रखा है, इसका 70 से 80% बैंक किसी और को लोन में दे सकता है। अगर मैं सारा एक बारी में निकालना चाहूँगा, सारे डिपॉजिटर्स बैंक का सारा पैसा अगर एक बारी में निकालना चाहेंगे, तब क्या होगा? बैंक फेल हो जाएगा। तब इस चीज़ को बैंक रन कहा जाता है और किसी भी मुल्क के लिए दुनिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी बैंक के पास ये सारा पैसा जो डिपॉजिट किया जाता है उसके पास वो कैश में नहीं रखा होता। लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है, तो ये कोई डरने की बात नहीं। अनलेस लोग पैनिक में आ जाएं ये खबर सुनकर और साथ में पैसा निकालना चाहें। लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर होती है वो ये है कि बहुत सारे लोन्स बैंक ने दिए हैं और वो लोन बैड लोन्स बन गए। जिन लोगों को लोन दिए वो वापस नहीं कर पा रहे। इस सूरत में बैंक के पास पैसा नहीं बचता अपने डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए। ऐसा पास्ट में कई बैंकों के साथ हो चुका है और गवर्नमेंट कदम उठाती है इस सूरत हाल में। एक लिमिट लगा दी जाती है कि महीने में आप 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। बैंक्स के लिए कमाई के लिए बहुत बड़ा जरिया है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है और जो इंटरेस्ट रेट बैंक लेता है।
लेकिन उन ममालिक में क्या होगा जहां पर इंटरेस्ट रेट जो बैंक ले रहा है लोन से वो बहुत कम है, जैसे कि जर्मनी जैसे ममालिक, जहां पर अगर आप हाउसिंग लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट 1% के अराउंड है। कई कंट्रीज में 0.4 से 0.5% का इंटरेस्ट रेट है। ये तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर इंटरेस्ट रेट है जो बैंक चार्ज करते हैं लोन के लिए। ऐसे केसेस में बैंक के पास कहां से इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस किया जा सकेगा और किस तरह बैंक पैसा कमा पाएंगे। इन केसेस में दोस्तों जो कि आजकल ज़्यादातर कंडीशंस हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, बैंक्स क्या करते हैं जो सेविंग अकाउंट्स पर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं वो भी कम कर देते हैं। ज़्यादातर ममालिक में यहाँ पर अब सेविंग अकाउंट्स पर इंटरेस्ट रेट मिलता है और वो 0.1% है। कई केसेस में तो बिल्कुल 0% है। बैंक कोई इंटरेस्ट ही नहीं देता आपको सेविंग अकाउंट्स खोलने के लिए। तो दूसरा क्या हो जाता है, फिर बैंक महीने के पैसे चार्ज करने लग जाता है लोगों से बैंक अकाउंट खोलने के लिए। यानी अगर आपने बैंक को इस्तेमाल करना है अपने पैसे डिपॉजिट करके रखने के लिए बैंक में, तो आपको मंथली पैसे देने पड़ेंगे बैंक में। बस इसी के लिए इतना अनरियलिस्टिक नहीं है ये, क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी हो रहा है। अब इसके अलावा दुनिया भर के बैंक्स के लिए दो और भी मेन कमाई के जरिए हैं। पहला जो फीसिस और कमीशन से पैसा आ रहा है, जो अलग अलग किस्म की फ़ीस चार्ज की जाती हैं कि अगर आप एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपसे फ़ीस चार्ज की जाती है। अलग अलग सर्विसेज जो आप बैंक की इस्तेमाल करते हैं उसकी फ़ीस चार्ज की जाती है, वहाँ से भी कुछ पैसा आता है, लेकिन बैंक की ये मेन कमाई का ज़रिया नहीं है। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट जो बैंक करता है। बैंक जोहूद से भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग चीज़ों में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, और वहाँ से जो पैसा आ रहा है बैंक के लिए वो भी एक बड़ा कमाई का ज़रिया होगा। और एक्सपेंसेस की बात करें तो बहुत हद तक खर्चा बैंक का होता है बैंक एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स की सैलरी पे करने पर। 30 से 40% तक खर्चा जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ रियलिस्टिक मसाले देखते हैं इसी बिजनेस मॉडल को समझने के लिए। दो बैंक्स ले लेते हैं, पहला पाकिस्तान का लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक UBL। जून 2021 के मुताबिक स्टेट बैंक की टोटल 13.603 मिलियन के एसेट्स हैं और UBL के एसेट्स 52.1% के हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में किए जाते हैं। इसी तरह कस्टमर की रेशो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और ज़्यादातर देखा जाए तो सरकारी बैंक्स की रेशो ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, इन्हें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो मुल्क के लिए अच्छे हैं, मुल्क के लोगों के लिए अच्छे हैं, और अक्सर हुकूमत की सुननी पड़ती है। जबकि प्राइवेट्स बैंक, क्योंकि वो प्राइवेट है, उनकी अपनी मर्जी होती है उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। यही एक वजह है कि प्राइवेट बैंक्स की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा क्यों होती है पब्लिक बैंक से कंपैरिजन में। अब जो मैंने इंटरेस्ट से आने वाले प्रॉफिट की बात की थी कि कितना इंटरेस्ट बैंक दे रहे हैं और कितना इंटरेस्ट बैंक ले रहा है, इसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, इसको टोटल लोन से डिवाइड कर दोगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इक्वल टू नेट इंटरेस्ट इनकम ओवर टोटल लोन्स। तो टोटल एसेट्स जो बैंक ने कमाए हैं तो आपको मिलेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये परसेंटेज है जिसकी बेसिस पर आप जज कर सकते हो कि एक बैंक कितना प्रॉफिटेबल है, कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो दोनों मिसालों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं कितना है तो हमें पता चलता है प्राइवेट बैंक अक्सर ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग परसेंटेज जो काफ़ी अहम होती है वो है ग्रॉस NPA परसेंटेज, यानी कि टोटल लोन्स बैंक ने दिए हैं उसमें से कितने % बैड लोन्स बन चुके हैं, यानी चांसेस हैं कि वो लोन्स कभी वापस नहीं मिलने वाले। इस चीज़ को भी देखा जाता है। अगर लोन्स की वापसी की रेशो 7 से 9% तक पहुंच जाए तो कहा जा सकता है कि बैंक खतरे में है। इतने सारे लोन्स NPAs बन चुके हैं, कभी वापस नहीं मिल सकते, तब प्रॉब्लम हो सकती है बैंक के लिए। और अब हम दोनों बैंकों की अगर प्रॉफिटेबली कंपेयर करें तो इसमें साल में कितना कमाया, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा और कितने एक्सपेंसेस आए, फिर निकलता है फाइनेंसिंग प्रॉफिट ऑफ बैंक। फिर उसमें बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम ऐड किए जाते हैं, फिर परसेंटेज देखी जाती है, फिर निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पे टैक्स करने के बाद आते हैं नेट प्रॉफिट। इस तरह से ही हम बिजनेस मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ बैंक्स के दरमियान।
इस तरह काम करता है दोस्तों बैंकिंग का सिस्टम। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।